असम और मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले के लिए आज डाले गए वोट। असम में 39 सीटों पर 3 बजे तक 63% पोलिंग। मगरबी बंगाल की 30 सीटों पर 56.18% लोगों ने किया अपने हक रायदही का इस्तेमाल। पांच रियासतों में इंतखाबी तशहीर शबाब पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के कोकराझार में और मगरबी बंगाल के जयनगर में की इंतखाबी रैलियां। वजीर दाखिला अमित शाह ने पुडुचेरी में किया रोड शो तो तमिलनाडु में की रैली। बीजेपी सदर जेपी नड्डा की केरल में इंतखाबी तशहीर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भी केरल में इंतखाबी रैली। इलेक्शन कमीशन ने मुतनाज़ बयान के मामले में ए राजा पर की कार्रवाई। 48 घंटे तक तशहीर करने पर लगाई रोक। कमीशन ने बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के लीडर को धमकी देने के इल्जाम में बीजेपी लीडर हेमंता बिस्वा शर्मा को जारी किया नोटिस। 2 अप्रैल तक मांगा जवाब। कोविड के खिलाफ मुल्क में टीकाकारी का अगला मरहला। 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की टीकाकारी की आज से हुई शुरुआत। अब तक 6 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। और सुपरस्टार रजनीकांत के नाम हुआ 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने किया ऐलान। 5 दहाई लंबे फिल्मी करियर के लिए मिला सिनेमा की दुनिया का आला तरीन अवार्ड। वजीर आजम ने पेश की मुबारकबाद। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। असम असेंबली इंतखाब के लिए आज दूसरे मरहले की पोलिंग हुई। इस मरहले में रियासत की 13 अजला की 39 असेंबली सीटों पर वोट डाले गए। इस मरहले में करीमगंज, हेलाकांडी, कछार, दीमा हसाऊ, कार्बी आंगलोंग, मगरबी कार्बी आंगलोंग, कामरूप, नलबाड़ी, आउलगोरी, मोरीगांव, नगांव और होजाई जिले की सीटों पर वोट डाले गए। इस मरहले में बेशतर सीटों पर एनडीए और कांग्रेस की क़यादत वाले महाज के दरमियान सीधी टक्कर है। इस मरहले में भारतीय जनता पार्टी के 34, कांग्रेस के 28, आसाम जनता परिषद के 19, एआईयूडीएफ के 7, आसाम गण परिषद के 6 और बीपीएफ के 4 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। और मगरबी बंगाल की बात की जाए तो रियासत में आज दूसरे मरहले के लिए कुल 4 अजला की 30 सीटों पर वोट डाले गए। मशरक़ी और मगरबी मेदिनीपुर की 9 सीटों पर, बांकुरा की 8 और जुनूबी 24 परगना की 4 सीटों पर वोट डाले गए। इस मरहले में 171 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है, जिनमें 19 खवातीन हैं। रियासत में दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए कुल 10,620 पोलिंग मराकज़ बनाए गए थे। बंगाल में हाई प्रोफाइल नंदीग्राम असेंबली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने वोट डाला। शुभेंदु का रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी से सख्त मुकाबला है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के कोकराझार में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। वजीर आजम ने कहा कि एनडीए की हुकूमत सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ आपकी फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म है। वजीर आजम ने कहा कि आसाम के लोगों ने पहले मरहले में एनडीए को आशीर्वाद दिया है और एनडीए की शानदार जीत पर अपनी मोहर सब्त कर दी है। वजीर आजम ने कहा कि आसाम में अहम मुकाबला महाजोट के महाझूठ और डबल इंजन के महाविकास के दरमियान है। ये चुनाव महाजोत के महाझूठ और डबल इंजन के महाविकास के बीच है। कांग्रेस ने हमारे सत्रों, हमारे नामघरों को अवैध कब्जा गिरोहों के हवाले किया। एनडीए ने उन्हें मुक्त किया। कांग्रेस ने बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़, मैदान सबको भड़काया, अंदर अंदर टकराव करवाया। एनडीए ने इनको विकास के सेतु से जोड़ा है, दिलों को दिलों से भी जोड़ा है।
वजीर आजम ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में आसाम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया गया था। एनडीए ने आसाम को अमनो अमान और इज्जत व एहतराम की सौगात दी है। कांग्रेस के लंबे शासन ने असम को बम, बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया था। एनडीए ने असम को शांति और सम्मान की सौगात दी है। वजीर आजम ने न्यू डेवलपमेंट काउंसिल का तज़किरा करते हुए कहा कि इससे तरक्की की नई शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि बोडोलैंड की दायमी तरक्की के लिए हुकूमत अमन अमान, खुशहाली और सलामती के फॉर्मूले पर काम कर रही है। एनडीए की वर्तमान केंद्र सरकार है जिसने स्थायी शांति के लिए ऐतिहासिक बोडो अकॉर्ड पर मुहर लगाई है। आज बीटीआर का विस्तार भी हुआ है और विकास की नई शुरुआत भी हुई है। बोडोलैंड के स्थायी विकास के लिए हमारा मंत्र है पीस, प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन, यानी शांति, समृद्धि और सुरक्षा। और जुनूबी रियासतों में असेंबली इंतखाब की पेश नज़र इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुडुचेरी के लॉसपेट में एनडीए उम्मीदवार की हिमायत में रोड शो किया। पुडुचेरी की 30 असेंबली सीटों के लिए 6 अप्रैल को पोलिंग होगी। इससे पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने करडेकोम में वाक़े सिद्धनंदा मंदिर में दर्शन और पूजा की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तमिलनाडु के तरक्कुइलोर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए डीएमके और कांग्रेस इत्तेहाद को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि डीएमके और कांग्रेस बदउनवानी और लूटपाट की अलामत बन गई है। हम सब लोग डीएमके और कांग्रेस पार्टी को अच्छे से जानते हैं। डीएमके और कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जमीन हड़पना और अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना, जनता की चिंता नहीं करना। यही डीएमके और कांग्रेस का रास्ता है। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि डीएमके के दौरे हुकूमत में खवातीन को एहतराम की नज़र से नहीं देखा जाता। उनके लीडर ने साबिक वजीर आला की आजहानी वालिदा के तईं जो तबसरा किया है वो काबिल मसम्मत है। डीएमके के नेता ए राजा का बयान मैंने देखा। मुख्यमंत्री जी की माता के लिए, स्वर्गवासी माता के लिए जिस प्रकार का बयान दिया है, मुझे लगता है डीएमके को महिलाओं के सम्मान की कोई सूद नहीं है और इस प्रकार से ओछी और नीची राजनीति कर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। पूरे तमिलनाडु की माताओं बहनों को अपील करने आया हूं, महिला विरोधी डीएमके को इस चुनाव में परास्त कर उनको सबक सिखाना चाहिए। केरल असेंबली इंतखाबात होने में अब गिनती के दिन बाकी हैं। ऐसे माहौल में तमाम सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। आज केरल के अत्तीनंगल में बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने रोड शो किया। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर उरूज पर है। इसी सिलसिले में डीएमके के सदर एमके स्टालिन ने मेट्रोपालियन में रोड शो किया। तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात के लिए 6 अप्रैल को एक मरहले में पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के सीनियर लीडर हेमंता बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी किया है और 2 अप्रैल की शाम 5 बजे तक जवाब तलब किया है। कांग्रेस पार्टी के एक आला वफ्द ने 30 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन से मिलकर हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने उनके इत्तेहादी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के लीडर बाग्रामा मोहियाली को सबके सामने धमकाया था और मरकजी एजेंसियों के जरिए जेल भेजने की बात कही है। हेमंता बिस्वा शर्मा पर इल्जाम है कि उन्होंने राय दहिंदगान को मुतासिर किया और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के खिलाफ वोट देने के लिए कहा है।
तमिलनाडु इंतखाब के दौरान डीएमके को बड़ा झटका लगा है। मुतनाज़े बयान के मामले में इलेक्शन कमीशन ने डीएमके लीडर ए राजा के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें 48 घंटे तक तशहीर करने से रोक दिया है। इससे पहले कमीशन ने कहा था कि राजा का बयान न सिर्फ तौहीन आमीज है बल्कि एक मां की ममता को भी ये नीचे दिखाता है, जो ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन ने 30 मार्च को मिले ए राजा के जवाब से बेइत्मीनानी जाहिर करते हुए उनको सजा सुनाई। राजा को 31 मार्च शाम 6 बजे तक जवाब दाखिल करना था, लेकिन राजा ने मजीद मोहलत मांगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो मोहलत नहीं दे सकता। इसके बाद मुहैया कराए गए दस्तावेजात, सबूत और दीगर अशिया की बुनियाद पर कमीशन ने ये फैसला सुनाया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज बिम्स्टेक की 17वीं वजारती सतह की मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बिम्स्टेक ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन की सताइश करते हुए कहा कि अराकीन ममालिक के दरमियान सियासी और इक़्तिसादी ताउन में इजाफा हो रहा है। Our collective resolve to impart a fresh dynamism to BIMSTEC has rejuvenated the organization. I'm glad that the region is witnessing rapid economic growth with growing political and economic cooperation among the member states. It is a matter of satisfaction that BIMSTEC has achieved significant progress in many of the priority areas of cooperation. I'm happy to note that member states have agreed on rationalization of sectors and subsectors of cooperation. I'm also delighted to note that the text of the BIMSTEC Charter has been finalized. We hope that all member states will timely complete their internal procedures for its adoption at the 5th BIMSTEC Summit. और साउथ सिनेमा की मशहूर अदाकार रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आज उनके नाम का ऐलान किया। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का आला तरीन अवार्ड माना जाता है। अवार्ड तकसीम तकरीब 3 मई को मुनक्किद की जाएगी। देश के फिल्म दुनिया का और देश का एक प्रमुख अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई, ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि रजनीकांत भारतीय सिनेमा की तारीख में सबसे अहम अदाकारों में से एक हैं। 50 साल से रजनीकांत फिल्म दुनिया के बेताब बादशाह है। सूरज के तरह उनका काम है। प्रतिभा, लगन, मेहनत से उन्होंने लोगों के दिलों में अपना स्थान कायम किया है। ये पुरस्कार वितरण 3 मई को होगा, जिस दिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत हमें खुशी है कि देश के सभी भागों से फिल्मकार, अभिनेता, अभिनेत्री, गायक, संगीतकार, सभी लोगों को समय समय पे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। आज इस साल का ये दादा साहब फाल्के अवार्ड महान नायक रजनीकांत को घोषित करते हुए हमें बड़ी खुशी है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मशहूर अदाकार रजनीकांत को 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड से 3 मई 2021 को नवाजा जाएगा।
12 दिसंबर 1950 को रजनीकांत की पैदाइश बेंगलुरु के मराठी कुनबे में हुई थी। गरीब कुनबे में पैदा हुए रजनीकांत अपनी मेहनत, लगन और जद्दोजहद की बदौलत टॉलीवुड में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राय गायकवाड़ है। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपनी फिल्मी करियर का आगाज किया। उनकी पहली तमिल फिल्म अपूर्वा रागन काल थी। कलीदी किरदार में उनकी पहली तमिल फिल्म 1978 में भैरवी पर पर्दे पर आई। ये फिल्म काफी मकबूल हुई और वो रातों रात स्टार बन गए। माजी में रजनीकांत को कई एजाजात से नवाजा गया है। फिल्मी दुनिया में उनके गिरां कद्र ताउन के पेश नज़र साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। साल 2016 में पद्म विभूषण एजाज से भी उन्हें सरफराज किया गया। रजनीकांत को 2014 में भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म अदाकार के तौर पर शताब्दी अवार्ड से भी नवाजा गया। उन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और बंगाली समेत कई जबानों में 170 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की है। रजनीकांत ने 1988 में अंग्रेजी एक्शन एडवेंचर बिल्ड स्टोन में किरदार अदा किया। एशिया वीक के जरिए रजनीकांत को एशिया के सबसे बाअसर लोगों में भी शामिल किया गया था। रजनीकांत ऐसे अदाकारों में शुमार होते हैं जो अपनी फिल्मों के नाकाम होने पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के नुकसान को भी पूरा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर रजनीकांत को मुबारकबाद देते हुए लिखा है कि कई नस्लों की मकबूलियत, बेमिसाल काम, मुख्तलिफ तरह के रोल और एक शानदार शख्सियत। ये बेहद खुशी की बात है कि थलाइवो को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। उन्हें मुबारकबाद। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया जाएगा। पेश है 2019 में डीडी न्यूज को दिए गए रजनीकांत के एक इंटरव्यू के कुछ पहलू। रजनीकांत ने अपने मद्दाहों और फिल्मी बिरादरी की हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया और इसका क्रेडिट अपने माँ बाप को दिया। From that humble beginning, what I am today, all credit goes to actually first my parents. And God's blessings and the film fraternity. Yes, all these my producers, directors, and especially my fans who are loving me from the beginning till today. और सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मुंबई में ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड की शुरुआत की। इससे पहले गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड शुरू किए जा चुके हैं। सरकार नवंबर 2020 में तीनों अफवाज के दरमियान इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के मकसद से गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर और मुंबई में 3 लॉजिस्टिक नोड को मंजूरी दे चुकी है। ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड के जरिए छोटे हथियार, गोला बारूद, राशन, ईंधन, तेल, जनरल स्टोर, सिविल ट्रांसपोर्ट की सप्लाई फौज, बहरिया और फजाइया को की जाएगी। इस मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि तीनों अफवाज के लॉजिस्टिक के इंटीग्रेशन के सिमत में ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड एक अहम कदम है। Establishments and operationalization of joint logistic nodes is that very important first step in the right direction of logistic integration of our 3 services. Acceptance of each other's limitations and learning from each other's strengths and best practices is essential to help improve the functioning and efficiency of these nodes. और 16 जनवरी से मुल्क गिर सतह पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम अब नए मरहले में दाखिल हो गई है। आज से 45 साल से ज्यादा की उम्र वालों को टीकाकारी शुरू हो गई है। पहले ये हद 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों और 45 साल से ज्यादा उम्र के इंतहाई हसास मर्ज से मुतासिर लोगों तक ही थी। सुबह से ही लोग वैक्सीन लगवाने के लिए अस्पतालों में आने लगे। लोगों का कहना है कि वैक्सीनेशन के जरिए ही कोरोना के इन्फेक्शन को खत्म किया जा सकता है। बल्कि in 20 minutes we are done with the vaccination and we didn't require any, except our Aadhaar card, we didn't require any certificate or just because it is legalized for 45 plus from 1st of April. And it's a very
systematically they're doing. Very smooth process and it was fast. बहुत ज़रूरी है वैक्सीन लेना, यही तरीका है जिससे कि इरेडिकेट हो सकती है बीमारी, और कोई तरीका नहीं है। लॉकडाउन वगैरह कोई सोल्यूशन नहीं है। जितनी जल्दी 70% पॉपुलेशन इस देश की लगा लेगी तो हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं, इसलिए मैंने लगाया। हमारे यहाँ पे तो ओपन है, अब किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई कोमॉर्बिडिटी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो आए मोस्ट वेलकम, हम सबको दे रहे हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो अपने घर से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के आएँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सीनियर सिटीजन हैं और बहुत लोग एंड्रॉयड ऐप से जो फेमिलियर नहीं है, उनको हम ऑफकोर्स फैसिलिटेट कराते हैं और उनका हम ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं लोगों को यही बोलूँगी कि वो अपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के आएँ ताकि उनको यहाँ पर किसी भी तरह के क्राउड से बच सकें। इसके अलावा वजारत सेहत ने बताया कि दोपहर 3 बजे के बाद वैक्सीनेशन मराकज़ पर वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सहूलत दस्तयाब है। अगर आप टीके के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो ऐसी सूरत हाल में आप दोपहर 3 बजे के बाद वैक्सीनेशन मरकज़ पर पहुंचकर फौरी तौर पर वहां रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन ले सकते हैं। अब तक 6 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। मरकजी सेहत सेक्रेटरी ने टीकाकारी मुहिम की तैयारियों से मुताल्लिक़ सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में टीके की कमी नहीं है और मरकज़ रियासतों में सप्लाई जारी रखेगा। उन्होंने रियासतों से टीके के ज़ाय होने को 1% पर लाने का जोर दिया। 8 रियासतों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोविड-19 के मामलात रोजाना बढ़ रहे हैं। इन रियासतों से मजमूई तौर पर 84.73% पर नए मामलात की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में आज से 45 साल से ज्यादा उम्र वालों की टीकाकारी शुरू हो गई है। टीकाकारी के जरिए ही कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ा जा सकता है। इस दौरान मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दिल्ली के एम्स में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक ली। केरल के तिरुवनंतपुरम में वैक्सीनेशन का काम जोरों शोर से जारी है। यहां आज से 45 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे रवि धीमान की रिपोर्ट, जिन्होंने तिरुवनंतपुरम में वाक़ एक टीकाकारी मरकज का जायजा लिया। भारत के कई नागरिकों के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। 1 अप्रैल को 45 साल से ऊपर तमाम नागरिक अब कोविड के खिलाफ जंग में शामिल हो सकते हैं, वो वैक्सीनेशन का टीका लगवा सकते हैं। हम इस वक्त तिरुवनंतपुरम में हैं, केरला में, और यहाँ के जनरल हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर 45 साल से ऊपर तमाम नागरिक आज आकर टीका लगवा रहे हैं और कोविड के खिलाफ जंग में हिस्सेदार बन रहे हैं, हम कह सकते हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। बाहर जो हमने देखा वो वेटिंग रूम था। यहाँ पर 2 सेशन लगातार चल रहे हैं। 2 सेशन यानी 2 लाइनों में जो नागरिक हैं वो टीका लगवा सकते हैं, सेशन 1 और सेशन 2। यहाँ पर जो तमाम नागरिक 45 साल से ऊपर हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। एक के बाद एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो टीका लगाने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर होगी। यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो तमाम लोगों को लगाई जाएगी, एडमिनिस्टर की जाएगी। उसके बाद कुछ देर तक उनको बाहर इंतज़ार करने को कहा जाएगा और उसके बाद वे अपने घर जा सकते हैं। करीब 500 लोगों ने आज के वैक्सीनेशन कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करवाया है और उनको समय दिया गया है। धीरे धीरे यहाँ पर नागरिक आकर कोविड का टीका लगवा रहे हैं। ऑनलाइन भी पंजीकृत किया जा सकता है टीका लगवाने के लिए, और यहाँ पर बिना पंजीकरण किए भी अगर कोई आता है उसको भी टीका लगाने की व्यवस्था है। 500 लोगों ने 1 अप्रैल के लिए पंजीकरण करवाया है और इनका मानना है कि शाम ढलते ढलते 500 से ज़्यादा का आंकड़ा ये लोग पार कर लेंगे। रवि धीमान, डीडी न्यूज़, तिरुवनंतपुरम। और श्रीनगर के नौगाम में बीजेपी लीडर अनवर खान के घर पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। हमले में जख्मी हुए एक हिफाजती एहलकार की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक पूरे इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। जापान में गुलाबी फूलों से लदे चेरी ब्लॉसम के पेड़ बसंत का खैर मकदम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये पेड़ मंजर को दिलकश बना रहे हैं। हर कोई इन खूबसूरत वादियों का गवाह बनना चाहता है। जब ये फूल सड़कों पर गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि गोया पूरी सड़क पर गुलाबी रंग की कालीन बिछ गई हो।
अब बुलेटिन में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं रजनीकांत की फिल्मों के कुछ मनाजिर। आप इनसे लुत्फ अंदोज हों और हमें यही इजाजत दें। आदाब। पद्म विभूषण, पद्म भूषण. This is one way of describing the legend called Rajnikant. But his fans like to call him Thalaiva. After making his humble debut in 1975, Rajnikant has since then become a symbol of Indian cinema. His unique and inimitable performances have struck a chord with billions of his fans spread across the world. Having performed in several Indian languages, Rajnikant has explored the entire spectrum of human emotion through his craft. Apart from entertainment, his artistic choices